दुनिया एक बार फिर बदल रही है। हर कोई उस अंतिम जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। किसी ने बीफ नूडल्स खाए तो वह युद्ध में माहिर प्राचीन ब्लैक ड्रैगन में बदल गया। किसी ने फ्राइड चिकन लेग खाया तो वह आग से पुनर्जन्म लेने वाला अमर फीनिक्स बन गया। पिछली जिंदगी में मैंने लापरवाही से चिकन राइस खा लिया था और मुझे केवल बिना किसी युद्ध कौशल वाला सिंगिंग, डांसिंग और रैप कौशल मिला था। जानवरों के आक्रमण और उत्तरजीविता डूम्सडे में मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाया और दुखद अंत हुआ। अब मैं प्रलय से ठीक पहले फिर से जीवित हो गया हूँ। मुझे अंतकाल के आने के सभी सच पता है। मैं केवल धन के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि मैंने कसम खाई है कि मैं इस परिवर्तन की दुनिया में लड़ूंगा और इस अंधकारमय रात में एक ऐसा राजा बनूंगा जिसे कोई हिला ना सके। मेरा सबसे पहला लक्ष्य उल्लू है। इसे जन्म से ही अत्यधिक तीव्र दृष्टि क्षमता और सुनने की शक्ति प्राप्त है, जो दुनिया के अधिकांश जीवों से कहीं बेहतर है। यदि मुझे उल्लू की ये क्षमताएं प्राप्त हो जाएं, तो मैं अंधेरे के खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर सकता हूँ। संकटों से भरी इस विनाशकारी रात में मैं एक ऐसा अंधेरे का राजा बन सकता हूँ जिसे कोई चुनौती न दे सके। दूसरा अनिवार्य विकल्प है इलेक्ट्रिक ईल। इसके शरीर से 800 वोल्ट से अधिक का शक्तिशाली उच्च वोल्टेज करंट निकलता है। पिछली जिंदगी में एक शक्तिशाली व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक ईल की क्षमता के साथ अंतकाल में अपना दबदबा बनाया था। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। ये तय करने के बाद मैंने तुरंत इंटरनेट पर उन जीवों को खोजना शुरू किया जिनकी शारीरिक बनावट बेहद शक्तिशाली है। एक साधारण दिखने वाली चींटी ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। सामान्य चींटियां अपने वजन का 400 गुना तक उठा सकती हैं और बुलेट एंट तो चींटी प्रजाति की सबसे घातक खिलाड़ी है, जो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे जहरीले जीवों में गिनी जाती है। शक्ति, धारणा और अत्यधिक जहर, सब कुछ मिल गया। लेकिन मेरे पास अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रक्षा क्षमता की कमी थी। इस क्रूर अंतकाल में यदि रक्षा क्षमता कमजोर है तो चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में आप अन्य उत्परिवर्तित प्राणियों का शिकार बन जाएंगे या किसी विशाल जानवर का भोजन बन जाएंगे। चूंकि मैं फिर से जी रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद को बिना किसी कमजोरी के एक हेक्सागोनल सर्वगुण संपन्न योद्धा बनाना होगा। रक्षा की बात करें तो कछुआ चुनना बेहतर है या मगरमच्छ। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जिस किसी ने प्रलय से पहले मगरमच्छ का मांस खाया था, वह बदलने के बाद पूरे शरीर पर मगरमच्छ की खाल से ढका हुआ था। तो उसकी ताकत और शारीरिक रक्षा बेहद डरावनी थी। तभी मुझे वाटर बेयर टार्डिग्रेड की याद आई, जिसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय है। यदि मैं प्रलय आने से पहले पर्याप्त मात्रा में टार्डिग्रेड खा सकूं, तो मैं उनकी अमरता की विरासत पा सकता हूं। यह जीव दावा करता है कि जब तक सूर्य नष्ट नहीं होता, तब तक यह जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान, बेहद कम तापमान और उच्च दबाव वाले चरम वातावरण को सहन कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए या परमाणु विकिरण का सामना करना पड़े, तो भी यह सुरक्षित रहता है जब तक कि वह परमाणु विस्फोट का केंद्र न हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टार्डिग्रेड दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। गीली मिट्टी और काई की परत में वे हर जगह हैं। ये सबसे आसानी से मिलने वाला ट्रम्प कार्ड है। परमाणु बम के स्तर का विकिरण और मारियाना ट्रेंच का 6 गुना पानी का दबाव भी उन्हें नहीं मार सकता। लेकिन उनकी एक घातक कमजोरी है। यूवी लैंप के नीचे 15 मिनट तक रहने पर वे मर जाते हैं। 24 घंटे में वे अपनी जीवित रहने की क्षमता पूरी तरह खो देते हैं। भाप और सीधी आग भी उन्हें खत्म कर सकती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के बाद मैंने तुरंत समय के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रलय में केवल 3 दिन बचे हैं। मुझे अपने विशेष रूपांतरण की तैयारी करनी होगी। पहले टार्डिग्रेड्स को इकट्ठा करने की तैयारी के लिए वापस जाने से पहले सामान इकट्ठा करते समय सड़क के किनारे घास में एक 10 सेंटीमीटर लंबी सैलामेंडर रेंगती हुई दिखाई दी। मुझे याद आया कि इस जीव में सुपर सेल्फ हीलिंग प्रतिभा होती है और इसमें अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता है। इंटरनेट पर पुष्टि करने के बाद कि सैलामेंडर अनंत रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं, मैं बहुत उत्साहित हो गया। टार्डिग्रेड की अमृता और सैलामेंडर की अंगों को फिर से उगाने की क्षमता का मेल, इन दो शक्तियों के संयोजन से मैं इस अंतकाल में लगभग अजेय हो जाऊंगा। मैंने सैलामेंडर को घर ले लिया। मैंने भारी कीमत देकर उल्लू, इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां खरीदी। सब कुछ खत्म होते होते शाम हो गई। बाहर हल्का खाना खाने के बाद मैं स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर, ड्रॉपर और अन्य प्रयोगशाला उपकरण ले आया ताकि मैं बाद में टार्डिग्रेड्स को अलग कर सकूं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल के अनुसार मैंने काई को 24 घंटे तक गीला रखा, फिर उसका पानी निचोड़कर स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखा। शायद पुनर्जन्म का भाग्य मेरे साथ था। पहली ही कोशिश में मुझे 0.1 मिलीमीटर का टार्डिग्रेड मिल गया। यह जीव नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है और मुझे सैकड़ों इकट्ठा करने की जरूरत थी। मुझे टार्डिग्रेड इकट्ठा करने में अपना सारा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। तभी मेरे फोन पर एक संदेश आया। चींटी पालन के विशेषज्ञ ब्लॉगर जो जिमिंग, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ने मेरे संदेश का जवाब दिया। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अपनी पाली हुई सैलामेंडर देखी। वह अभी भी जीवित और स्वस्थ थी। इसके बाद
मैं समय पर जो जिमिंग के निजी ब्रीडिंग बेस पर पहुंचा। वहां कांच के जार में हर तरह के दुर्लभ कीड़े रखे थे और कोने में वही बुलेट एंट रखी थी जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। जो जिमिंग बुलेट एंट्स को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक था, यहाँ तक कि मरे हुए नमूनों को भी वह बहुत संजो कर रखता था। मैंने सीधे तौर पर 50 जीवित बुलेट एंट्स खरीदने की पेशकश की और साथ ही कुछ मृत नमूने भी मांगे। बिना कोई बात किए मैंने सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो जिमिंग मन ही मन अपनी कम कीमत बताने पर पछता रहा था और साथ ही वह बहुत उत्सुक भी था कि मुझे मरे हुए कीड़ों की भी जरूरत क्यों है। बेस के सामने टहलते समय 2 लोहे के टुकड़ों जैसे दिखने वाले भृंगों बीटल्स ने मेरा ध्यान खींचा। जो जिमिंग ने बताया कि ये आयरन क्लाड बीटल हैं, जिन्हें प्रकृति का सबसे कठोर खोल वाला कीट कहा जाता है। ये अपने वजन से लगभग 40,000 गुना अधिक दबाव झेल सकते हैं। अगर इन्हें अनुपात के अनुसार बड़ा किया जाए तो इनका शारीरिक बचाव प्रकृति में सबसे बेहतरीन होगा। यह सुनकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या यह पिछली जिंदगी में सर्वनाश मचाने वाले आयरन आर्मर्ड बीस्ट का प्रोटोटाइप नहीं है? मैंने तुरंत आयरन क्लाड बीटल को अपनी खरीदने वाली सूची में शामिल कर लिया। जो जिमिंग ने भांप लिया कि मैं इन्हें खरीदने के लिए बेताब हूं, इसलिए उसने मनमाना दाम बढ़ा दिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दुर्लभ प्रजातियां बहुत महंगी होती हैं। इनकी कीमत हजारों से लेकर दसियों हजार तक होती है। काफी मोलभाव के बाद मैंने 20,000 युआन में 2 आयरन क्लाड बीटल खरीदे। अब मेरे पास केवल 10,000 से कुछ अधिक की बचत बची थी। मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और उल्लू के लिए भी पैसे बचाने थे। मैंने जो जिमिंग से अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल के खरीदने के स्रोत के बारे में पूछा। उसे एक दोस्त मिला जो दुर्लभ जलीय जीव पालता था। उसने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वह उसे जीवित नहीं रख पाया। वह ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकती थी। उस विक्रेता ने सुना कि कोई इसे भारी कीमत पर खरीदने वाला है तो उसने तुरंत 5,000 का दाम लगा दिया। जो जिमिंग ने सीधे इसे दोगुना करके मुझसे 10,000 युआन मांगे। समय की कमी को देखते हुए मैंने बिना मोल भाव किए तुरंत सौदा पक्का कर लिया। जो जिमिंग को लगा कि मैं बेवकूफ हूं और बहुत पैसा खर्च कर रहा हूं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सर्वनाश आने के बाद नोटों का ढेर केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। हम जल्दी से विक्रेता के घर पहुंचे। टैंक में असली अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की पुष्टि करने के बाद मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर करके सौदा पूरा किया। विक्रेता ने मुझे जल्दी से उसकी देखभाल करने की सलाह दी, लेकिन मैंने लापरवाही से कह दिया कि सुना है इलेक्ट्रिक ईल का मांस स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं इसे पकाकर खाने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर दोनों दंग रह गए और उन्हें अपना दाम कम रखने पर पछतावा होने लगा। चूंकि मैं शहर में ही था, मैं सीधे पेट शॉप मार्केट गया और एक पालतू उल्लू खरीदा। जंगली उल्लू संरक्षित प्रजाति हैं और उनका व्यापार करना मना है, लेकिन पालतू उल्लू में भी बेहतरीन नाइट विजन और सुनने की क्षमता होती है, जो मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी था। 3,000 युआन में मैंने सबसे अच्छे उल्लू को खरीद लिया। इसके साथ ही मेरी सभी मुख्य बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सामग्री पूरी हो गई। जब मैं घर लौटा तो खरीदी गई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मर चुकी थी। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैंने उसे तुरंत साफ किया और फ्रीजर में रख दिया, यह सोचकर कि सर्वनाश से ठीक पहले इसे पकाकर खाऊंगा। इस पल मैंने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के मूल नियमों को पूरी तरह समझ लिया था। दुनिया के लोग सोचते हैं कि सर्वनाश के दिन शरीर में बिना पचे मांस के अंश सर्वनाश की ऊर्जा से संक्रमित होकर व्यक्ति को उस जानवर की क्षमता दे देंगे, लेकिन यह केवल ऊपरी दिखावा था। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का असली सच आज तक किसी ने नहीं जाना था। उसके बाद मैंने टार्डिग्रेड वाटर बेयर्स इकट्ठा करना बंद कर दिया। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के दिन पेट में किसी अन्य मांस के अवशेष न रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने अगले 2 दिनों तक केवल शाकाहारी भोजन किया। उस समय मेरे पास 6,000 की बचत बची थी, इसलिए मैंने वह भी खर्च कर दी और कस्बे की लोहार की दुकान से हथियार खरीदा। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, उच्च कैलोरी वाली चॉकलेट और एक मैकेनिकल पॉकेट वॉच खरीदी। सर्वनाश के बाद बिजली पूरी तरह से कट जाएगी और दिन रात का अंतर करना मुश्किल होगा। केवल मैकेनिकल घड़ियां ही समय को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकती हैं। घर लौटने पर मैंने मारे गए टार्डिग्रेड्स को सील कर दिया। साधारण चींटियों को भूनकर पीस लिया और उन्हें चींटी चॉकलेट में बदल दिया ताकि उन्हें खाना आसान हो। मैंने 5 किलो मगरमच्छ के मांस के पकौड़े बनाए और उसे अपनी पिछली जिंदगी की टीचर को दे दिया जिन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने सभी खरीदी गई सामग्री की सूची बनाई। पालतू उल्लू, मृत अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल, 50 जीवित बुलेट चींटियां और कुछ मरी हुई 2 आयरन क्लैड बीटल और सील किए हुए टार्डिग्रेड। सब कुछ फ्रिज और स्टोर रूम में करीने से रखा था। अपने घर में इन बेमिसाल पत्तों कार्ड्स को देखकर मेरा मन स्थिर हो गया। पिछली जिंदगी में मैं असफल रहा और दूसरों का शिकार बना। इस जिंदगी में मेरे पास 10 शीर्ष बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताएं हैं
और मैं निश्चित रूप से सर्वनाश में हलचल मचा दूंगा। मैंने सीखे गए बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से भोजन किया। पहले मैंने विशेष रूप से बनाई गई बुलेट चींटी चॉकलेट खाई। गर्म मांस पेट में जाते ही गर्मी पूरे शरीर में दौड़ गई। 1000 पाउंड की महाशक्ति और जहरीले डंक की मूल शक्ति धीरे धीरे शरीर में घुल गई। इसके बाद मैंने आयरन क्लाड बीटल का मांस खाया। खोल सख्त और रूखा था, जिसे निगलना बहुत मुश्किल था। मैंने हिचकी को दबाते हुए दांत पीसकर उसे निगल लिया। एक ही पल में पूरे शरीर की त्वचा और मांसपेशियां खिंच गईं। एक अदृश्य भारी कवच पूरे शरीर पर छा गया। चरम दबाव को सहन करने वाली भौतिक सुरक्षा की मूल शक्ति धीरे धीरे मेरे शरीर में जड़ जमा गई। इसके बाद मैंने मगरमच्छ के मांस के पकौड़े खाए। 8 जंगली जानवरों की शक्ति पूरे शरीर में दौड़ गई। तराजू जैसी कठोर त्वचा, काटने की क्षमता और करीबी लड़ाई की पशु प्रवृत्ति विकसित हुई। अंत में मैंने उल्लू और इलेक्ट्रिक ईल का मांस खाया। अपनी योजना के अनुसार सभी शीर्ष बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्रोतों को अपने पेट में सुरक्षित कर लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान मैंने सावधानी बरती कि कोई अन्य मांस न खाऊं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरा पेट पूरी तरह साफ रहे। भोजन करने के बाद मैंने सावधानी से कुल्ला किया और कुछ भी नहीं खाया। चुपचाप वैश्विक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपदा के आने का इंतजार करने लगा। शाम के समय आसमान अचानक अंधेरा हो गया। पूरा आकाश अजीबोगरीब गहरे बैंगनी बादलों से ढक गया। हवा भारी और स्थिर थी, जिससे लोगों की छाती में घुटन महसूस हो रही थी। सड़कों पर अभी भी शोर था। लोग हंस रहे थे और घूम रहे थे। अनगिनत लोगों को नहीं पता था कि अंत आ रहा है। वे अभी भी बारबेक्यू और मिठाई खाने में व्यस्त थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे जो भोजन कर रहे हैं वही उनके जीवन की सर्वनाश क्षमता की ऊपरी सीमा तय कर देगा। आधी रात को ठीक 12 बजे एक अदम्य गड़गड़ाहट पूरी दुनिया में गूंजी। बिना किसी शोर के यह हर व्यक्ति की आत्मा के गहरे हिस्से में विस्फोट की तरह महसूस हुई। सर्वनाश की ऊर्जा नीचे गिरी। वैश्विक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अदृश्य कंपन ने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया। बैंगनी बादलों ने नीचे दबाव डाला। सड़क की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगीं और अंत में टूट गईं। एक पल में शोर भरी रात की दुनिया पूरी तरह से अनंत सन्नाटे और अंधेरे में डूब गई। केवल अजीब सी ठंडी सांस गलियों में तैर रही थी। सन्नाटा केवल आधा सेकंड तक रहा। पास ही में जो व्यक्ति अभी भुना हुआ मटन खा रहा था, उसका शरीर अचानक जोर से कांप उठा। उसकी त्वचा और हड्डियां तेजी से बढ़ने और बदलने लगीं। घने काले भूरे बाल त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में वह एक जंगली काले भूरे रंग के भेड़ में बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल और हिंसक थीं और उसने पूरी तरह से मानवता खो दी थी। उसके बगल में मौजूद लड़की का बदलाव बहुत अलग था, शांत लेकिन अजीब। उसका शरीर नग्न आंखों से देखे जाने की गति से नरम हो गया। हल्का नीला पानी का प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से पारभासी जल तत्व प्राणी में बदल गई। आतंक ज्वार की तरह पूरी गली में फैल गया। तरह तरह के पशु परिवर्तन के दृश्य आंखों के सामने हो रहे थे। हर किसी का अंत उनके द्वारा खाए गए अंतिम भोजन के साथ ही चुपचाप तय हो चुका था। सड़क के किनारे बीफ सूप की दुकान के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने अभी अभी कटोरा नीचे रखा था, अचानक अपनी कमर झुकाकर मुड़ गया। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पागलपन की तरह फूल गईं। वह पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो चुका था। उसकी कलाई की ताकत बेकाबू हो गई थी। उसने सिर झुकाकर एक जोरदार टक्कर मारी। उस अपार बल ने पूरी बस को हवा में उछाल दिया और वह सीधे सड़क के किनारे की दुकान से जा टकराई। दूसरी तरफ बीजिंग फ्राइड डिश रेस्टोरेंट की पिछली गली में एक आदमी जो घुटनों के बल गिरा हुआ था और पूरी तरह ऐंठन कर रहा था। उसकी त्वचा तेजी से गीली और धब्बेदार हो गई। उसका पूरा चेहरा एक बदसूरत मांस के लोथड़े में बदल गया। उसका लाल सांप जैसा जीभ बाहर निकला और एक गुजरते हुए राहगीर को जकड़ लिया। एक मुक्के के साथ उसने उसे खींचकर अपने पेट में निगल लिया। उसके शरीर पर अनगिनत छोटे फोड़े फट गए, जिससे बदबूदार संक्षारक एसिड जमीन पर फैल गया, जिससे जमीन से धुआं निकलने लगा और वह तेजी से पिघलने लगी। इस पल में सबसे आदिम और क्रूर जंगल का कानून लागू हो चुका था। मैं अपनी दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा होकर नीचे की अराजकता को ठंडी निगाहों से देख रहा था। तभी बगल की इमारत से गुस्से में दहाड़ने की आवाज आई। मैंने देखा कि 2 मीटर से अधिक लंबा एक काला भेड़िया सीढ़ी तोड़कर बाहर निकला और एक पंजे से सुरक्षा ग्रिल को चकनाचूर कर दिया। काला भेड़िया नीचे उतरने के बाद उसकी नजर भागती हुई भीड़ पर पड़ी और उसने एक अकेली लड़की को निशाना बनाया। वह उस पर झपट पड़ा। वह लड़की डर के मारे कांप रही थी और दौड़ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भेड़िए का शिकार बन जाएगी। आसपास के लोग केवल अपनी जान बचाने में लगे थे। किसी की हिम्मत उसे रोकने की नहीं थी। मेरी आंखों में ठंडक थी। हालांकि मैं शुरू में ही अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन बेबसों को मरते हुए देखना मेरी फितरत नहीं थी। यह मेरे लिए अपने प्रतिभाओं के साथ अपनी वास्तविक शक्ति को परखने का एक अच्छा मौका था। ये सोचकर मैं नीचे गया और 8 किलो का भारी हथौड़ा अपने हाथ में ले लिया। मेरा शरीर हिला। रात का दृश्य मेरी नाइट विजन क्षमता के कारण दिन जैसा साफ था। कानों में हवा की आवाज और यीशु विचित्र जानवरों
की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। कदमों की आहट के साथ मैं सीढ़ियों से बाहर निकला। मेरी गति सामान्य पशु परिवर्तित लोगों से कहीं अधिक थी। उस समय वह काला भेड़िया ईशो उस लड़की पर झपटने ही वाला था। मेरे आने की आहट सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और उसकी लाल आंखों ने मुझे निशाना बना लिया। उसने एक धीमी चेतावनी भरी दहाड़ निकाली। मैंने एक हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर सूक्ष्म बिजली की लहरें तैर रही थीं और मेरा भारी कवच अदृश्य रूप से मेरे पूरे शरीर को ढके हुए था। मैंने उसे ऊपर से नीचे की ओर ठंडी निगाहों से देखा। शांत हो जाओ, दफा हो जाओ। काला भेड़िया ईशो मेरे शरीर से निकली अजीब सी ऊर्जा से सहम गया। एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी हिंसक प्रवृत्ति जाग गई। उसने अपने चारों पैरों से जमीन पर जोर दिया और खून की गंध वाली हवा के साथ मेरी ओर झपटा। मैं बिल्कुल नहीं हिला। मेरे शरीर के अंदर की जीडन यी बुलेट एंट शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। मेरी बांह की मांसपेशियां अचानक फूल गईं और मैंने हथौड़ा घुमाकर उसे जोरदार प्रहार किया। हाँ! एक भारी धमाका हुआ। काला भेड़िया ईशो मेरे एक हथौड़े से कई मीटर दूर जाकर दीवार से जा टकराया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वह दर्द से कराहने लगा। उसने अविश्वास के साथ ऊपर देखा। मैं दिखने में सामान्य था, लेकिन मेरी ताकत, रक्षा और आभा उससे कई गुना अधिक थी। आसपास के लोग जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, अब स्तब्ध होकर मुझे देख रहे थे। एक हथौड़े की मार से घायल होने के बाद वह काला भेड़िया उठने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर के बाल धूल से सने थे और टूटी हुई हड्डियों से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी लाल आंखों में अंततः डर छा गया। फिर अपनी पूंछ दबाकर और एक दर्द भरी आवाज निकालते हुए वह अपना टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए अंधेरी गली में भाग गया। जिस लड़की की जान बची थी वह कांपते हुए मेरे पास आई और कांपती हुई आवाज में बार बार धन्यवाद करने लगी। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। मेरी आवाज में कोई भाव नहीं था। धन्यवाद मत कहो, अंत के समय में केवल खुद पर ही भरोसा किया जा सकता है। अपना ख्याल रखो। इतना कहकर मैं उसकी ओर ध्यान दिए बिना अपने घर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गली के दोनों ओर की झाड़ियों और कोनों के साए से फुसफुसाहट और तेजी से चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरे उल्लू जैसी तेज सुनने की क्षमता ने तुरंत खतरे को भांप लिया। अगले ही सेकंड नाखून के आकार की अनगिनत काली चींटियां हर तरफ से निकल आईं और गली के बीच में पागलपन की तरह बढ़ने लगीं। वे जहां से भी गुजर रही थीं, वहां की घास भी खाकर खत्म हो रही थी। उत्परिवर्ती चींटियों का झुंड। विपत्ति की ऊर्जा ने न केवल इंसानों को संक्रमित किया था, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों को भी तुरंत घेर लिया। चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़की डर के मारे पीली पड़ गई और मेरे पीछे छिप गई। उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत सारी चींटियां हैं, हम क्या करें? क्या हम यहाँ मर जाएंगे? मेरी आंखें ठंडी थीं। मेरे पूरे शरीर पर नीली बिजली की चिंगारियां चमकने लगीं। बढ़िया, इन उत्परिवर्ती चींटियों पर अपनी गाओ या ले दियान उच्च वोल्टेज बिजली प्रतिभा की शक्ति को आजमाते हैं। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरा मन शांत था। मेरे शरीर के अंदर से 800 वोल्ट की उच्च वोल्टेज बिजली अचानक निकली और मेरे पैरों के जरिए जमीन में समा गई। जिजे एक तीखी बिजली की आवाज आई। नीली बिजली मेरे चारों ओर से फैल गई। जो चींटियां बिजली के संपर्क में आईं, वे तुरंत काली पड़ गईं और ढेर होने लगीं। हवा में जलने की गंध फैल गई। लेकिन चींटियों का झुंड बहुत बड़ा था। जो आगे वाली मरती, पीछे वाली बिना डरे आगे बढ़ती रहती। केवल रेंज वाली बिजली का हमला बहुत धीमा था। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। जहरीली प्रतिभा तुरंत सक्रिय हो गई। मेरी उंगलियों के पोरों से हल्का बैंगनी रंग का जहर चमकने लगा। बिजली के साथ मिलकर मेरे 3 मीटर के दायरे में जो भी चींटी आती, वह या तो बिजली से मर जाती या तुरंत जहर से। साथ ही घड़ियाल की दोहरी रक्षा पूरी तरह सक्रिय थी। भले ही कोई चींटी मेरे ऊपर चढ़ती, वह मेरे लोहे जैसे सख्त शरीर को नहीं काट सकती थी। टार्डिग्रेड की कभी न मरने वाली प्रकृति और हमेशा रहने वाली ZU स्वयं ठीक होने की प्रतिभा ने मुझे बेफिक्र बना दिया था। भले ही मैं गलती से घायल हो जाता, मैं तुरंत ठीक हो जाता। कुछ ही मिनटों बाद मेरे पैरों के नीचे चींटियों की लाशों का एक मोटा ढेर बन गया, जिसने एक दीवार की तरह काम किया। मेरे पीछे छिपी हुई लड़की मुझे इतनी आसानी से खतरे को टालते हुए देखकर आश्चर्य और प्रशंसा से भर गई थी। चींटियों के झुंड के खतरे को हल करने के बाद जैसे ही मैं उससे जाने के लिए कहने वाला था, दूर से ही दहाड़ने की एक कान फोड़ देने वाली आवाज आई। मैंने देखा कि 3 मीटर लंबा एक विशाल कुत्ता, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, मेरी ओर भागता हुआ आ रहा था। उसके पीछे 1 दर्जन लोग हाथ में लाठी और हथियार लिए हुए थे, जिनकी आंखों में क्रूरता थी। वे इस कुत्ते का शिकार करके संसाधन लूटना चाहते थे। लेकिन अगले ही सेकंड स्थिति पूरी तरह उलट गई। विशाल कुत्ते ने अचानक मुड़कर सबसे आगे वाले व्यक्ति को पंजा मारा और उसका गला काट दिया। खून हर तरफ छिड़क गया। बाकी लोग डर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक व्यक्ति को मारने के बाद
विशाल कुत्ते की नजर गली पर पड़ी और उसने मुझे निशाना बना लिया। शायद उसने भांप लिया था कि मैं साधारण नहीं हूँ। उसने एक दहाड़ मारी और मेरी तरफ झपट्टा। उसकी गति अविश्वसनीय थी। मेरी आंखें गहरी हो गईं। मैं मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था, लेकिन मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। चूंकि वह खुद ही मौत को दावत दे रहा है, तो इस उच्च स्तरीय यीशु कुत्ते पर अपनी सभी प्रतिभाओं को एक साथ मिलाकर अपनी पूरी ताकत आजमाने का यह सही मौका है। यह सोचकर मैंने 8 किलो का भारी हथौड़ा मजबूती से पकड़ा। जीदान यी की दैवीय ताकत पूरी तरह से सक्रिय हो गई। मेरी बाहें थोड़ी तन गईं और मेरे शरीर के चारों ओर बिजली लिपट गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करने लगा। आसपास के सभी बचे हुए लोग अपनी सांसें रोककर यह सब दूर से देख रहे थे। वह विशाल कुत्ता पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच गया। उसने अपना खून का प्यासा मुंह खोला और तीखी गंध के साथ वह मुझ पर झपटा। झपटते हुए वह मुझे एक झटके में खत्म करना चाहता था। मेरी आंखें ठंडी थीं। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि प्रतिवाद किया। पैरों से जमीन को जोर से धकेला और शरीर हवा में उछल गया। रात में देखने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए मैंने उसके सिर को सटीक रूप से निशाना बनाया। अपने शरीर की पूरी ताकत अपनी भुजाओं में समेटी और भारी हथौड़ा ऊपर उठाकर हवा को चीरते हुए जोर से नीचे दे मारा। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाली गूंज सुनाई दी। जंगली कुत्ते की खोपड़ी तुरंत पचक गई। करंट हथौड़े के जरिए उसके शरीर में दौड़ गया और जहर ने पूरी तरह से नसों को नष्ट करते हुए उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू कर दिया। विशाल जंगली कुत्ता दर्द में चीख भी नहीं पाया और उसका विशाल शरीर जमीन पर आ गिरा। कुछ देर हाथ पैर फड़फड़ाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। एक ही वार में उच्च स्तरीय यीशु अजीब जानवर का खात्मा। दूर खड़े राहगीर पूरी तरह से दंग रह गए। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हर किसी की नजरों में मेरे प्रति अब केवल अत्यधिक डर और सम्मान था। मैंने हथौड़े से खून झटका और उदासीन भाव से खड़ा रहा। अभी मैं उस जंगली कुत्ते के शव को देखने के लिए झुकने ही वाला था कि कहीं उससे जानवर के अंग सामग्री मिल सके। तभी पहाड़ों और जंगलों से वह डरावनी दहाड़ फिर से गूंज उठी। ये दहाड़ पिछली वाली से कहीं अधिक हिंसक थी। उसमें सब कुछ तबाह कर देने का दबाव था। मेरी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। पिछले जन्म की प्रलय की शुरुआत में इतनी शक्तिशाली ये शव नहीं थी। क्या यह पुनर्जन्म के कारण हुआ बदलाव है? केवल उसकी सांसों से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस जानवर की शक्ति अभी मारे गए जंगली कुत्ते से कहीं अधिक थी। यह निश्चित रूप से प्रलय के शुरुआती दौर की शीर्ष श्रेणी की ये शव थी। वह क्या चीज है? किसी ने डर के मारे चीखते हुए पूछा। सभी ने उस आवाज की दिशा में जंगल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। घने अंधेरे में एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे कस्बे की ओर बढ़ रही थी। वह 5 मीटर ऊंचा था। उसका शरीर काले स्याह सख्त कवच स्केल्स से ढका हुआ था। उसके सिर पर 3 नुकीले खून से सने सींग थे। चेहरा काले भालू जैसा था और 4 मोटे पैर थे। उसके हर कदम से जमीन पर गहरे निशान पड़ रहे थे। बाहर निकली हुई दाढ़ों से बदबूदार लार टपक रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। ये तो म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर है। राहगीर पूरी तरह से टूट चुके थे। भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वे जमीन पर बैठकर कांप रहे थे। सब खत्म हो गया। हम सब मर जाएंगे। इतनी शक्तिशाली ये शो का सामना कोई नहीं कर सकता। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर ने पूरे कस्बे का जायजा लिया। उसकी खूनी नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। ऐसा लगा जैसे उसे उस जंगली कुत्ते को मारने के बाद मेरी शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हो गया हो। उसने मुझे देखकर दहाड़ लगाई और तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि केवल परछाई ही दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में वह गली के बीच में पहुंच गया। उसने अपने विशाल पंजों से पूरी ताकत के साथ मुंह पर हमला किया। हवा का दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हट जाओ! जिस लड़की को मैंने बचाया था उसने निराशा में चीखते हुए कहा। मेरी आंखें ठंडी थीं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तुरंत अपनी पूरी रक्षात्मक प्रतिभा सक्रिय कर दी। आयरन बीटल का अंतिम कवच और मगरमच्छ के सख्त स्केल्स 2 परतों की रक्षा ने मेरे शरीर को एक अभेद्य दीवार में बदल दिया। साथ ही वाटर बियर की अमृता की क्षमता भी पूरी तरह तैयार थी। आते हुए पंजे का सामना करते हुए मैं न हिला न पीछे हटा। मैंने एक हाथ से हथौड़ा मजबूती से पकड़ा। बुलेट की 400 गुना ताकत के साथ पूरी शक्ति का विस्फोट हुआ। मेरी मांसपेशियां तन गईं। पूरी ताकत हथौड़े में केंद्रित कर दी और आते हुए पंजे के सामने जोर से मारा। खटाक! लोहे और धातु के टकराने जैसी आवाज गूंजी। सदमे की लहर चारों ओर फैल गई। पास की कूड़ेदान तुरंत उड़ गए। मुझे पीछे धकेल दिया गया। मैं 3 कदम पीछे हटा। जमीन पर मेरे पैरों से 2 गहरे निशान बन गए। मेरी भुजाओं में हल्की झंझनाहट हो रही थी। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर भी हमले के कारण एक पल के लिए रुक गया। साफ था कि उसे फायदा नहीं हुआ था। वह पागल होकर दहाड़ने लगा। वह पूरी तरह क्रोधित हो गया था और फिर से लगातार पंजे चलाकर मुझ पर हमला करने लगा। हर हमले
में पूरी दुनिया को हिला देने वाली ताकत थी, जिससे जमीन गड्ढों से भर गई थी। मैं अपनी उल्लू जैसी रात में देखने की क्षमता से उसके हर हमले को सटीक रूप से पकड़ रहा था और फुर्ती से बच रहा था। साथ ही मैं अपने उच्च वोल्टेज बिजली का नियंत्रण करते हुए नीली बिजली की किरणें भालू की ओर छोड़ रहा था। बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली उसके काले कवच पर गिरी और अनगिनत चिंगारियां निकली, लेकिन केवल उथले निशान ही छोड़ पाई। केवल बिजली का हमला उसकी रक्षा को नहीं भेद सकता था। मेरी आंखें सिकोड़ी और मैंने तुरंत रणनीति बदली। मैंने झार की अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। मेरी उंगलियों पर हल्का बैंगनी रंग छा गया। मैंने सही समय का इंतजार किया, भालू के पंजा चलाने के दौरान खाली जगह का फायदा उठाया। मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा, हवा में उछला और बिजली और झर की शक्ति से लिपटे अपने हथौड़े से उसके सिर पर लगे सबसे कमजोर सींग की जड़ पर जोर से प्रहार किया। इस हमले में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खटाक, हड्डियां टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाज आई। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर का एक सींग तुरंत टूट गया। जर और बिजली घाव के जरिए उसके शरीर में पागलपन से दौड़ गए, उसकी नसों और मांस को नष्ट कर दिया। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर दर्द में चीखने लगा। उसका विशाल शरीर जोर जोर से तड़पने लगा। वह पागलपन में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह जहर और बिजली के दोहरे दबाव में दबा रहा। उसकी हरकतें धीमी होती गईं। मैंने जमीन पर उतरते ही उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने धीरे से हथौड़ा नीचे रखा। मेरे शरीर के चारों ओर फैली बिजली शांत हो गई। मेरा चेहरा अभी भी उदासीन था। यह परीक्षा अभी बहुत कम है। लेकिन ठीक उसी समय दूर से ढेर सारे कदमों की आहट और दहाड़ें सुनाई दी। जंगलीपन से भरे बीस्ट म्यूटेंट शोबियंजर लोगों का एक समूह तेजी से हमारी ओर दौड़ रहा था। वे सब ब्लैक आर्मर्ड बियर के शव को घूर रहे थे। उनकी आंखों में लालच था। स्पष्ट था कि वे उसी शो के शव को लूटना चाहते थे। मैं अपने हाथों की ओर देखता हूं। मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि उच्च स्तरीय यीशु को मारने के बाद मेरे भीतर की शोबियन प्रतिभा चुपचाप मजबूत हो रही है। मेरा पूरा शरीर रक्त और ऊर्जा से भर उठा है। जाहिर है इस उच्च स्तरीय यीशु को मारने से मेरी समग्र प्रतिभा में सूक्ष्म सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर वे हिंसक शोबियंजर सड़क के कोने तक दौड़ते हुए आ चुके हैं। कुल मिलाकर दर्जन भर लोग हैं, जिनकी आंखें खून जैसी लाल और चेहरे डरावने हैं। उनके शरीर पर जानवरों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसी के कान भेड़िए जैसे हैं तो किसी के हाथ जानवरों के पंजों में बदल चुके हैं। इस काली बख्तरबंद भालू का शव मेरा है। जो भी इसे छीनने की कोशिश करेगा वह मरेगा। नेतृत्व करने वाले हट्टे कट्टे व्यक्ति का सिर तेंदुए जैसा है। आसपास के अन्य बचे हुए लोग इतने डर गए कि वे पीछे हट गए। इस संघर्ष में फंसने से डर रहे थे। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैंने पहले बचाया था वह भी कोने में दुबक गई और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दर्जन भर शोबियंजर ने मुझे और भालू के शव को घेर लिया। वे मुझे क्रूर निगाहों से देख रहे थे। ये देखकर कि मैं अकेला हूँ वे और भी बेखौफ हो गए। लड़के, तुम्हारे पास कुछ कौशल तो है। इस काले भालू को मार डाला, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। चुपचाप भालू का शव सौंप दो और अपनी शोबियन प्रतिभा का रहस्य बता दो। मैं तुम्हें एक साबुत लाश के रूप में छोड़ सकता हूँ। मैं वहीं खड़ा रहा, एक हाथ में दीवार तोड़ने वाला बड़ा हथौड़ा लिए हुए। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। मेरा चेहरा ठंडा था। मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लगा। पिछली जिंदगी में अपनी कायरता और समझौते के कारण ही मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली बना था। इस जिंदगी में जो कुछ भी मेरा है उसे पाने के लिए दूसरों को कीमत चुकानी होगी। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन इसमें एक ऐसी धमक थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन लालच में अंधे हो चुके इन शोबियंजर ने एक नहीं सुनी। मौत को बुलावा। नेतृत्व करने वाले हिंसक शोबियंजर ने दहाड़ लगाई और स्टील पाइप लहराते हुए मेरी ओर दौड़ पड़ा। आसपास के अन्य शोबियंजर भी चिल्लाते हुए मुझ पर टूट पड़े। कोई अपने पंजों से हमला कर रहा था तो कोई मुक्कों से। वे मुझे घेर कर मार डालना चाहते थे। हमले के सामने मैं बिल्कुल नहीं घबराया। उल्लू की तीव्र सुनने की क्षमता पूरी तरह सक्रिय थी। कुछ मीटर के दायरे में हवा की सरसराहट, मुक्कों की आवाज और कदमों की आहट सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। हर व्यक्ति के हमले के रास्ते का मैंने सटीक अनुमान लगा लिया था। लोहे के बीटल और मगरमच्छ की दोहरी रक्षा तुरंत सक्रिय हो गई। मैं उनके हमलों को अपने शरीर पर वैसे ही पड़ने दे रहा था, चाहे स्टील पाइप का प्रहार हो या पंजों का खरोंच। वे मेरे शरीर पर सिर्फ चिंगारियां ही छोड़ पा रहे थे, मेरी खाल तक को चोट नहीं पहुंचा सके। ये कैसे संभव है? उसकी रक्षा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? हिंसक हट्टा कट्टा व्यक्ति हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जोर लगाने के बाद भी हमले का कोई असर नहीं हुआ। मैं उनके साथ उलझने के मूड में नहीं था। 400 गुना बुलेट एंड और मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का विस्फोट हुआ। मैंने बड़ा हथौड़ा उठाया और लापरवाही से घुमाया। धड़ाम! एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। सामने वाले दो लोग हथौड़े की चपेट में आ गए। उनके मुंह से खून निकला और वे पतंग की डोर टूटने की तरह हवा में उड़ गए और जोर से जमीन पर गिरे। मौके पर ही बेहोश हो गए। बाकी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि मैं उनसे किस स्तर का प्रतिद्वंद्वी हूँ, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। उन्हें मजबूरी में हमला जारी रखना पड़ा। मेरा मन एक पल के लिए घूमा। इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज थंडर प्रतिभा पूरी तरह से सक्रिय हो गई। नीली बिजली मेरे पूरे शरीर पर लिपट गई और एक विद्युत कवच
इलेक्ट्रिक बैरियर बन गई। जो भी शू बियंज करीब आया, बिजली के झटके से थरथराकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद बुलेट एंड पॉइजन मेरी उंगलियों से बहने लगा। मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा, बेतरतीब हमलों से बचा और हर बार सटीक प्रहार किया। बैंगनी जहर उनके शरीर में घुस गया, जिससे वे सुन्न हो गए, अंग सख्त हो गए और फिर उनमें कोई प्रतिरोध करने की ताकत नहीं बची। मुश्किल से 10 सेकंड में मुझ पर हमला करने वाले दर्जन भर शूबियन, में से आधे से ज्यादा जमीन पर गिर गए। दर्द से कराहने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। नेतृत्व करने वाला हिंसक व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा। उसका अहंकार गायब हो चुका था। वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। जाने की सोच रहे हो? मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मेरा शरीर बिजली की गति से उछला। मेरे पैरों ने बल लगाया। मेरी गति उसकी हिंसक चाल से कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने एक कदम में उसे पकड़ लिया और हाथ उठाकर उसके पीछे हथौड़ा मारा। कड़क हड्डियों के टूटने की आवाज आई। हिंसक व्यक्ति सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने अपनी पूरी युद्ध क्षमता खो दी। मैंने जमीन पर दर्द से कराहते हुए शो बियंजे पर एक ठंडी नजर डाली। मेरे मन में तनिक भी दया नहीं आई। यह मोशियो ऐसा ही है जहां कमजोर को बलवान खा जाता है। या तो तुम मरो या फिर सामने वाले को मारो। दुश्मन के प्रति दया दिखाना खुद के लिए क्रूरता है। इन लुटेरों को ठिकाने लगाने के बाद मैं काली बख्तरबंद भालू की लाश के पास गया और झुका। जल्दी ही मैंने उसके हृदय के स्थान पर कुछ खोज लिया। बीस्ट कोर। यह कबूतर के अंडे जितना बड़ा था, काला और चमकदार था, जिसमें से हल्की ऊर्जा तरंगे निकल रही थी। यही उच्च स्तरीय ये शो का सार है। मैंने अपनी उंगलियों से उस चमकदार काले शो ही को पकड़ लिया। ऊर्जा की एक हल्की लहर मेरी उंगलियों के जरिए मेरे शरीर में प्रवाहित हुई। मेरे अंगों और नसों में एक झुनझुनी सी दौड़ गई। मेरी उल्लू की संवेदनशीलता, इलेक्ट्रिक ईल की बिजली, चींटी की सुपर ताकत और लोहे के बीटल की रक्षा सब एक साथ गूंजने लगे। जैसे किसी प्यासे को मीठा पानी मिल गया हो। आसपास के बचे हुए सर्वाइवर्स पहले ही डर के मारे जड़ हो चुके थे। मुझे देखते हुए उनकी आंखों में अब केवल सम्मान और भय बचा था। वे इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे कि जोर से सांस ले सकें। जो लड़की अभी मैंने बचाई थी वह कोने में सिकुड़ी हुई थी, लेकिन उसने साहस जुटाकर मेरी ओर 2 कदम बढ़ाए। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे और आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनी जा सके। क्या तुम ठीक हो? मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें काले भालू की विशाल लाश पर टिकी थीं। मेरा मन कुछ सोच रहा था। इस स्तर के उच्च स्तरीय यीशो का मांस और शो ही इस दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक संपदा है। कोई भी इसे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही घातक है। सामान्य शोबियंजे अगर ईशो का मांस बिना किसी तैयारी के खा लें तो या तो उनकी प्रतिभा खराब हो जाएगी और वे कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन मैं एंडेड बॉडी ऑफ वाटर बियर और कई पूर्ण प्रतिभाओं के साथ बिना किसी नुकसान के इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूं और अपनी युद्ध क्षमता को लगातार बढ़ा सकता हूं। बिना किसी दुष्प्रभाव के एक ही बार में निगलते ही शक्तिशाली बन जाना। ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा सर्वनाश एंड टाइम्स के शक्तिशाली लोग और गुट मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे एक ऐसी बेशकीमती वस्तु समझेंगे जिसे हासिल करना हर किसी का लक्ष्य होगा। यह सोचकर मैंने तुरंत इसे अवशोषित करने का विचार दबा दिया। लेकिन तभी मेरे उल्लू आवल जैसे सुपर हियरिंग ने उत्तर पश्चिम दिशा से आती तेज सरसराहट और भारी कदमों की आहट सुनी। कम से कम 30 से अधिक की संख्या में। उनकी सांसें बहुत हिंसक थीं, जो अभी वाले ब्लैक आर्मर्ड बियर से कहीं अधिक खतरनाक थीं। मेरी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अगर जिंदा रहना है तो तुरंत छिप जाओ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। और बचे हुए लोग एक जेब, एक हाथ में 8 किलो का हथौड़ा, चारों ओर बिजली और जहर के घेरे के साथ दोनों तरह की सुरक्षा खोलकर मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, सामने से आने वाले जानवरों के झुंड का सामना करने के लिए। अगले ही पल अंधेरे से काली परछाइयों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे आगे 3 मीटर ऊंचा एक उत्परिवर्ती शिकारी कुत्ता, म्यूटेंट हंटिंग डॉग था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। बाहर निकले हुए दांतों से टपकती लार जमीन को भी गला रही थी। उसके पीछे भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर जैसे दर्जनों हिंसक जानवर थे, जिनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वे उस ब्लैक आर्मर्ड बियर की खून की गंध और मेरी मौजूदगी से आकर्षित होकर आए थे। बिना सोचे समझे मौत की ओर बढ़ रहे हो, मैंने धीमे से हंसकर कहा। और कदम वह जानवर बिना एक चीख निकाले सीधा नीचे गिर पड़ा। बाकी जानवर दहाड़ते हुए टूट पड़े, पंजे और दांतों से पागलों की तरह नोचने लगे। लेकिन उनका हमला मेरे आयरन बीटल और मगरमच्छ की दोहरी कवच पर लगा और केवल कुछ चिंगारियां निकली, खाल तक नहीं फटी। मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, जैसे भेड़ के झुंड में कोई बाघ हो। बिजली की शक्ति पूरी तरह खुल गई। नीली बिजली की लपटें मेरे चारों ओर से फूटी और बहुत सारे जानवर झटके खाकर तड़पने लगे। जहर मेरी उंगलियों के साथ बहता रहा, जिसे छूते ही वे गल गए। दानवी ताकत की बदौलत हर हथौड़ा एक जानवर का सिर फोड़ देता था। रात में देखने की क्षमता ने अंधेरे में मेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। मेरी सुनने की शक्ति, खून के सार, ब्लड एसेंस मेरी नसों में दौड़ रहे थे, लगातार मेरे शरीर को शुद्ध कर रहे थे। वाटर बेयर की अमृता और तेजी से ठीक होने की क्षमता पूरे समय सक्रिय थी। भले ही कभी कभी हमला होने से थोड़ी खाल छिल जाती, वह तुरंत ठीक हो जाती। 3 मिनट के छोटे से समय के बाद सड़क पर जानवरों की लाशों का ढेर लग गया। खून की गंध इतनी तेज थी कि दम घुट जाए। मैंने सांस ली
और शुहे को लूटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी मेरी नजर दूर एक छत पर पड़ी जहां ठंडी रोशनी की एक चमक दिखी। स्नाइपर गन। ये कोई इंसान था और वह भी पूरी तैयारी के साथ, हथियारों से लैस बीस्ट ट्रांसफॉर्मर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, शरीर ने सहजता से खुद को किनारे। जब मैं नीचे गिरा तो छत से 3 ठंडी हंसी गूंजी। 3 काली परछाइयां चंद्रमा की रोशनी में नीचे कूदी। नीचे उतरते ही उनके शरीर फैल गए। वे बाज, ईगल, लोमड़ी, फॉक्स और सांप स्नेक के 20 ट्रांसफॉर्मर थे। उनकी सांसें आम जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। जाहिर है ये वे लोग थे जो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। बाज जैसा दिखने वाला आदमी अपने आधे पंख फड़फड़ाते हुए हवा में लटक गया। उसकी आंखों में एक घृणित चमक थी। लड़के, ब्लैक आर्मर्ड बियर को मारना और जानवरों के झुंड को खत्म करना तुम्हारी क्षमता तो बहुत है। अपने पास मौजूद सारे शू ही सौंप दो और अपनी 20 ट्रांसफॉर्मर बनने की तकनीक भी, हम तुम्हें एक साफ मौत देंगे। लोमड़ी जैसी दिखने वाली महिला ने अपनी जीभ से होंठ चाटे। हम तुम्हें काफी समय से देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति में कई तरह की ताकतें। यह रहस्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम संभाल सको। विरोध मत करो वरना तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि तुम तड़प उठोगे। यह कहने के बाद तीनों ने मुझे त्रिकोणीय घेरे में ले लिया। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। स्पष्ट था कि वे जीत के प्रति आश्वस्त थे। आसपास छिपे हुए बचे हुए लोगों के दिल गले में आ गए थे। मैंने हथौड़ा कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम लोगों की बस इतनी ही औकात है। बाज जैसे दिखने वाले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मरने की इच्छा है। बात खत्म होते ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तीर की तरह नीचे की ओर झपटा। उसके पंजे अपनी धार के साथ सीधे मेरे सिर पर हमला करने के लिए थे। उसी समय लोमड़ी जैसी महिला अंधेरे में गायब हो गई। साफ है कि वह पीछे से हमला करने की तैयारी में थी। सांप जैसे दिखने वाले आदमी ने जहरीली लार फेंकी जो हवा को गलाते हुए सीधे मेरे चेहरे की ओर बढ़ी। तीनों शक्तिशाली योद्धाओं का एक साथ हमला। मेरी आंखें संकुचित हो गईं। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, हर शक्ति को एक साथ उजागर किया। उल्लू की रात में देखने वाली दृष्टि से मैंने लोमड़ी जैसी महिला के अदृश्य होने के रास्ते को तुरंत पकड़ लिया। बिजली मेरे चारों ओर छा गई और एक रक्षात्मक जाल बना लिया। चींटी की दानवी ताकत का उपयोग कर मैंने अपने पैरों को मजबूत किया और पूरी ताकत से ऊपर कूदा, सीधे बाज जैसे दिखने वाले आदमी के हमले के सामने। क्या? बाज के आकार वाले आदमी का चेहरा खौफ से भर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसके हैरान होने का फायदा उठाया, उसके पंखों को पकड़ा और पूरी ताकत से मरोड़ दिया। कड़क की आवाज के साथ बाज वाले आदमी की चीख निकल गई और उसका आधा पंख टूटकर अलग हो गया। मैंने उसी पल उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा जिसमें जहर और बिजली दोनों का प्रवाह था। वह पतंग की तरह जमीन पर जा गिरा और उसकी जान निकल गई। एक को खत्म करने के बाद जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, लोमड़ी के आकार वाली महिला ने मुझ पर खंजर से हमला किया। खंजर मेरे शरीर पर लगा लेकिन मेरी भारी कवच जोंगजिया से टकराकर वापस मुड़ गया। महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पलटी और भागने लगी। हाई वोल्टेज करंट जमीन पर फैल गया और तुरंत उसके पैरों तक पहुंच गया। झिझ। सांप के आकार वाला आदमी झटके खाने लगा, गिर गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? ब्लू वुल्फ गैंग चिंग लैंग बैंग ने। उन्होंने जेंडोंग में अपना अड्डा बना लिया है। उनका लीडर भेड़िया मानव लैंग सिंग शोबियंज है जो बहुत शक्तिशाली है। सुना है तुम्हारे पास कई प्रतिभाएं हैं, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। ब्लू वुल्फ गैंग। मेरी आंखों में ठंडी चमक आ गई। पिछली जिंदगी में इसी गैंग ने सर्वनाश अपोकलिप्स की शुरुआत में लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की थीं। मेरे अच्छे दोस्त की मौत उन्हीं के हाथों हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में भी वे। जेंडोंग ने सबसे बड़ी थोक मंडी पर कब्जा कर रखा है। वहाँ कम से कम दर्जनों खूंखार अपराधी हैं। तुम अकेले वहाँ जाओगे तो सच में मारे जाओगे। मैंने कदम नहीं रोके, बस अपना आधा चेहरा घुमाया। मेरी आवाज खून की महक के बीच बेहद ठंडी लग रही थी। अगर वे जेंडोंग में हैं तो वे पहले ही मर चुके हैं। ये कहकर मैंने बड़ा हथौड़ा कसकर पकड़ा और बिजली की तरह पर्पल ब्लैक धुंध में समा गया। जेंडोंग की धुंध पुराने शहर की तुलना में अधिक घनी थी। पसीने और बारूद की गंध एक साथ मिल गई थी जो चेहरे पर चिपक रही थी। जैसे जैसे मैं ब्लू वुल्फ गैंग के अड्डे के करीब पहुंचा, चीखें और जानवरों जैसी दहाड़ें और भी तेज हो गईं। मैं 100 मीटर दूर रुका और उल्लू की नाइट विजन क्षमता सक्रिय कर ली। सामने और पीछे 3 चौकियां, 3 छिपे हुए ठिकाने, 8 गश्ती दल के उत्परिवर्ती म्यूटेंट्स। सबसे गहरे गोदाम में एक हिंसक समुद्र की लहरों जैसी सांसें तैर रही थीं। ब्लू वुल्फ गैंग का लीडर ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट। पिछली जिंदगी में वह दूसरों और जानवरों का मांस खाकर अपनी ताकत जबरन बढ़ाता था। उसके हाथों पर 100 से ज्यादा लोगों का खून था। इस जिंदगी में उसने खुद ही मुझे उकसाने की हिम्मत की। रुको, कौन है? तुम लोगों के लीडर की लाश लेने आया हूँ। शब्द गिरते ही मैंने पैरों से जोर से धक्का दिया। 400 गुना ताकत के साथ मैं एक तीर की तरह मुख्य द्वार की ओर लपका। मौत मांग रहे हो? गार्ड चिल्लाया और भाला चला दिया। लोहे के गेट के सामने मैंने एक हाथ से फ्रेम पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। धड़ाम! लोहे का दरवाजा 2 हिस्सों में बंट गया। दीवार पर बैठा गार्ड डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, मैंने अपना हाथ लहराया और हाई वोल्टेज
वोल्टेज करंट दीवार पर दौड़ गया। छिच, वे सब झटके खाकर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। कोई घुस आया है, यह वही राक्षस है जिसने ब्लैक आर्मर बियर को मारा था। अलार्म बज उठा। दर्जनों म्यूटेंट सदस्य दोनों तरफ से दौड़ पड़े, हथियारों के साथ पागलपन की तरह हमला कर रहे थे। उसे मार डालो, उसकी प्रतिभा छीन लो। मैं एक झटके में दोहरे बचाव के साथ कुल्हाड़ी मेरे शरीर पर लगी तो केवल चिंगारी निकली। तेज पंजे खरोंच तक न पहुंचा सके। मैं किसी निर्जन स्थान की तरह अंदर घुस गया। हर कदम पर कोई न कोई गिर रहा था। जमीन खून से लाल हो गई थी। 3 मिनट से भी कम समय में गेट के गार्ड साफ हो गए। मैं खून से सने हथौड़े को लेकर कदम दर कदम उस सबसे गहरे गोदाम की ओर बढ़ा। लात मारकर लोहे का दरवाजा खोला। गोदाम में रोशनी कम थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जंजीरों में बंधे कोने में दुबके हुए कांप रहे थे। बिल्कुल बीच में 2 मीटर से ऊंचा ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट तेल के ड्रमों के ढेर पर बैठा था। मल्टी टैलेंटेड शरीर, जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा, यह कहकर उसने कोने में बंधे लोगों की ओर देखा। उसकी आवाज और भी क्रूर हो गई। ये सब मेरे भोजन हैं, इन्हें खाकर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। तुम सही समय पर आए हो, तुम्हें भी साथ में खा जाऊंगा। वह अचानक उठा और काली छाया की तरह झपटा। भेड़िया के पंजे हवा को चीरते हुए सीधे मेरे सिर को निशाना बना रहे थे। गति, ताकत और क्रूरता, सब कुछ पहले के ब्लैक आर्मर बियर से कहीं ज्यादा था। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। सारी प्रतिभाएं तुरंत सक्रिय हो गईं। नाइट विजन से रास्ता लॉक किया, सुनने की क्षमता से हमले का अनुमान लगाया, ताकत से भुजाएं भरी, भारी कवच से पूरा शरीर ढक लिया। खटाक, भेड़िया के पंजों और हाथ का टकराव हुआ। धातुओं जैसी आवाज गूंजी। लहरों ने आसपास का सामान उड़ा दिया। मैं 2 कदम पीछे हटा। उसे प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना मैंने हमला शुरू किया। बिजली और आरी सॉ टूथ की धार वाले हथौड़े से उसकी कमर पर जोरदार वार किया। भेड़िए ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और एक तरफ हट गया। उसी समय उसके पंजे मेरी गर्दन की ओर झपटे। हम दोनों उस छोटे गोदाम में एक दूसरे में उलझ गए। पंजों के निशान, हथौड़े की धार, बिजली और आरी सब कुछ आपस में टकरा रहे थे। भेड़िया लड़ाई के साथ, ये कैसे संभव है? तुम मर क्यों नहीं रहे हो? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। शब्द पूरे होने से पहले मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसके पंजों को पकड़कर मरोड़ दिया और तोड़ दिया। दाहिने हाथ से हथौड़ा ऊंचा उठाया। पूरी ताकत, बिजली और आरी की शक्ति के साथ उसके सिर पर जोरदार वार किया। कड़क, भेड़िए की खोपड़ी तुरंत धंस गई। काला खून बहने लगा। वह चीख भी नहीं सका। उसका बड़ा शरीर जमीन पर गिर गया। 2 झटके खाने के बाद उसकी जान निकल गई। जंजीरों में बंधे लोग बड़ी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने झुककर भेड़िए के सिर से एक स्याही जैसा काला बीस्ट कोर शो है निकाला। शोर थम गया। सामान की गिनती करो, दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करो, आवाज मत करना। लोग डरते हुए उठे और हालात संभालने लगे। अनाज और तेल ले गए, खिड़कियां बंद कर दी और हथियार इकट्ठा की। पूरे गोदाम में केवल हल्की हलचल की आवाज सुनाई दे रही थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैं गोदाम के बाहर अंधेरे में गया। दीवार के सहारे आंखें बंद करके आराम करने लगा। बीस्ट कोर की सौम्य ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगी। बोध, परसेप्शन, शक्ति और रक्षा सब कुछ चुपचाप बढ़ रहे थे। सांसें भीतर की ओर मुड़ गईं। कोई चमक बाहर नहीं थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो दूर अंधेरे में कुछ हिंसक मेरी आंखें हल्की सी धंस गईं। मैंने दीवार के पीछे छिपकर अपना हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। सर्वनाश के इस शुरुआती दौर में जो लोग गाड़ी लेकर घूम रहे थे वे या तो सेना के बचे हुए सैनिक थे या फिर अच्छी तरह से लैस बड़े लुटेरे गिरोह। चाहे जो भी हो, वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद 3 ऑफ रोड गाड़ियां थोक मंडी के बाहर रुकीं। लाइटें बंद हो गईं और 1 दर्जन से ज्यादा काली छायाएं जल्दी से नीचे उतरीं। उनके हाथों में मानक कुल्हाड़ियां, क्रॉसबो और 2 हाथ से बनी शॉटगन थीं। वे सीधे गोदाम की ओर बढ़ रहे थे। हायर लेवल म्यूटेंट के रूप में थोड़ा दुबला पतला, इसकी आभा भेद्य से भी कहीं अधिक केंद्रित है। अंदर जीवित मनुष्यों की गंध है और उस काले भेद्य के बचे हुए खून के निशान भी। अंदर जाओ और तलाशी लो। बक्से लो, संसाधन, टैलेंट वाले लोग, सबको साथ ले आओ। जी, भागो। सबने सहमति में सिर हिलाया और तेजी से गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़े। मैं परछाइयों में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। रात के सन्नाटे में उनकी हर हरकत, उनकी हर सांस स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। संख्या में अधिक, अच्छी तरह से लैस, दूर से वार करने वाले हथियार और एक शक्तिशाली लीडर भी। पुनर्जन्म के बाद से यह मेरा सामना किसी संगठित सशस्त्र बल से हुआ था। भले ही मैं आमने सामने की लड़ाई में कमजोर न पड़ूं, गोलियों का सीधा सामना करना चोट का कारण बन सकता था। अपनी पूरी प्रतिभा, टैलेंट को उजागर करना तो खुदकुशी के बराबर है। ये सोचते हुए मैंने धीरे से अपनी सांसों को नियंत्रित किया। मेरी उंगलियों पर नीली बिजली की एक सूक्ष्म लहर दौड़ गई। रात की दृष्टि, नाइट विजन, भारी कवच, बिजली, तीव्र जहर, सुपर स्ट्रेंथ, मेरी सभी प्रतिभाएं इस क्षण में चुपचाप सक्रिय हो गईं। गोदाम का दरवाजा धीरे से खुला। दुश्मन के काले साए में एक ने चाकू लिए। सबसे पहले अंधेरे में झांका। उसकी नजरें सावधानी से अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। मैंने बिना आवाज किए अपने कदम बढ़ाए। मेरा शरीर किसी प्रेत की तरह आगे बढ़ा और उसके ठीक पीछे चिपक गया। उसके चिल्लाने से पहले ही मेरे बाएं हाथ ने उसका मुंह ढक लिया और दाहिने हाथ को थोड़ा मोड़कर मेरी हल्की बैंगनी रंग की जहरीली उंगलियां हल्के से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में चुभा दी। उसका शरीर
शरीर तुरंत सख्त हो गया और कांपने लगा। वह संघर्ष तक नहीं कर पाया और मेरे हाथों में निढाल होकर गिर गया। मैंने उसे धीरे से फर्श पर लिटा दिया बिना कोई आवाज किए। पहले व्यक्ति को गिराने के बाद दूसरा व्यक्ति उसके पीछे अंदर आया। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसके पैरों के नीचे अचानक एक हल्की बिजली की लहर महसूस हुई। मैंने पहले ही रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए जमीन पर बिजली का एक छोटा सा जाल बिछा दिया था। झज्झ। कमजोर बिजली जानलेवा नहीं थी, लेकिन उसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी हरकतें रुक गईं। मैंने मौके का फायदा उठाया और परछाइयों से बाहर निकला। भारी हथौड़े को क्षैतिज रूप से घुमाया और हथौड़े के किनारे से उसके सीने और पेट पर जोर से प्रहार किया। एक धमक के साथ वह मुड़कर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। बेकार लोग, तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो? एक धीमी डांट सुनाई दी। तीसरा सदस्य क्रॉसबो थामे तेजी से अंदर आया। जैसे ही उसने निशाना साधने के लिए आगे बढ़ा, उल्लू की तरह मेरी रात की दृष्टि, नाइट विजन, ने उसकी हरकत को सटीक रूप से पकड़ लिया। मैं अचानक उसके करीब आ गया। मैंने एक तरफ हटकर उसके तीर से खुद को बचाया और एक हाथ से धनुष को ऊपर की ओर झटक दिया। अगले ही सेकंड बिजली धनुष के जरिए स्थानांतरित हुई। वह व्यक्ति सुन्न होकर जमीन पर गिर पड़ा। लगातार 3 लोगों को चुपचाप बेअसर करने के बाद दरवाजे के बाहर मौजूद ग्रे हाउंड लीडर को अंततः कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अंदर 3 लोग गए, कोई हलचल क्यों नहीं है? बात खत्म करते ही उसने इशारा किया और 4 लोग युद्ध संरचना, कॉम्बैट फॉर्मेशन में अंदर घुसे। वह खुद एक स्वनिर्मित शॉटगन लिए दरवाजे के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजरें अत्यधिक सतर्क थीं। 4 लोग गोदाम में घुस आए, चारों ओर फैलकर घेराबंदी करने लगे। इसके बाद मैंने अब और नहीं छिपाया। मेरा शरीर अचानक बांस के खंभों के पीछे से निकला। मैंने अजीब ताकत का उपयोग करके अपनी बाहों में ऊर्जा भरी और हथौड़ा चीरती हुई हवा के साथ तेजी से घुमाया। धड़ाम! सबसे बाईं ओर वाला व्यक्ति तुरंत दूर जा गिरा। बाकी तीनों यह देखकर चिल्ला पड़े और ग्रे नाइफ वाला व्यक्ति झपट पड़ा। मैंने तो पीछे हटा और नहीं डरा। आयरन नेल बीटल और मगरमच्छ का दोहरा सुरक्षा कवच सक्रिय कर दिया। मेरे कंधे पर लगी चाकू की चोट ने केवल चिंगारियां छोड़ी, सफेद निशान भी नहीं छोड़ पाई। क्या? तीनों सदमे में थे। मैंने पलटकर हथौड़े से एक को गिराया। उंगलियों से बिजली की एक चिंगारी निकली जिसने तीसरे व्यक्ति की छाती पर प्रहार किया और उसे बिजली के झटके से जमीन पर गिरा दिया। अंतिम व्यक्ति डर के मारे कांप उठा और भागने के लिए मुड़ा। मैंने जमीन पर एक पैर मारा और तुरंत उसका पीछा करते हुए उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर एक हाथ से वार किया। उसे पूरी तरह बेअसर कर दिया, सिर्फ 10 सेकंड में। लेकिन क्या तुम गोलियों को झेल सकते हो? संसाधन और शू है जानवर के बक्से, सौंप दो, मैं तुम्हें बेदाग मौत दूंगा। मैं धीरे धीरे गोदाम के दरवाजे तक गया, एक हाथ में हथौड़ा लिए हुए। मेरी आभा बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं उसके सामने खड़ा था। दरवाजे के बाहर 10 और लोग थे, 2 शॉटगन, 3 क्रॉसबो। लीडर की ताकत कम नहीं थी। अगर सीधे हमला किया तो गोलियां लग सकती थीं और सीधा सामना करने पर चोट लगना तय था। यह सोचते हुए मेरी नजरें ठंडी हो गईं। मेरे मन में पहले से ही एक योजना थी। शू चाहिए? खुद आकर ले लो। मेरी आवाज शांत थी लेकिन पूरी तरह उकसावे वाली थी। लीडर गुस्से में हंसा। मरना चाहते हो? ये कहते हुए उसने अपने आदमियों को घेराबंदी करने का इशारा किया। वह खुद आगे बढ़ा, गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। शॉटगन की नली सीधे मेरी छाती की ओर थी। मैं दरवाजे के अंदर परछाई में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। नाइट विजन पूरी तरह चालू था। उसके हर कदम की स्थिति को ट्रैक कर रहा था। सुनने की क्षमता पूरी तरह खुली थी। उसके ट्रिगर दबाने की हल्की सी आवाज पकड़ने के लिए बिजली, जहर, सुपर स्ट्रेंथ, भारी कवच सभी तैयार थे। 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम। लीडर दरवाजे पर पहुंच गया। वह मुस्कुराते हुए ट्रिगर दबाया। अलविदा। गोली चलने से पहले के क्षण में मैं हिल गया। मैंने इसे सीधे नहीं झेला बल्कि दरवाजे के फ्रेम के सहारे एक तरफ हट गया, साथ ही पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया। बिजली को उसके रास्ते में पहले से ही बिछा दिया। गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई, पीछे के रैक से जा टकराई। लकड़ी के टुकड़े बिखर गए। लीडर की आंखें फैल गईं। इससे पहले कि वह दोबारा लौट कर पाता, उसके पैरों के नीचे अचानक सुन्नता महसूस हुई। बिजली। मैंने इस 1000वें सेकंड के मौके को पकड़ा। मेरा शरीर तीर की तरह बाहर निकला। हथौड़ा ऊपर उठा हुआ था लेकिन उसने उसके सिर पर नहीं मारा बल्कि उसकी बंदूक वाली दाहिनी बांह पर जोर से प्रहार किया। कड़क। हड्डियों के टूटने की आवाज कान फाड़ने वाली थी। शॉटगन जमीन पर गिर गई। इसके बाद लीडर चिल्लाया, हिंसात्मक रूप से टूटा। मेरे हाथ के पास वाले पंजे को लहराया, तेज धार के साथ मेरे गले को निशाना बनाया। मैं न तो हटा और न ही डरा। भारी कवच ने इस पंजे को सीधे झेल लिया। जब उसके पंजे उछले तो वह खुद आधा कदम पीछे धकेल दिया गया। असंभव। वह अविश्वास से भर गया। मेरी नजरें ठंडी थीं। बिना किसी और शब्द के मैंने एक हथौड़े से उसके सीने पर प्रहार किया। धड़ाम! लीडर उड़ गया, भारी रूप से जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। बाकी लोग डर के मारे कांप उठे। वे अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके, भागने के लिए मुड़े। मेरी नजरें ठंडी थीं। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चला। ये उन्हें खत्म करने के बारे में नहीं था बल्कि सर्वनाश, एपोकैलिप्स में भगोड़ों को छोड़ना अपने लिए टाइम बम लगाने जैसा था। लेकिन मेरा पीछा करने का इरादा नहीं था। मैंने उल्लू की सुपर सुनने की क्षमता का उपयोग किया। सभी भगोड़ों की चालों को पहले ही लॉक कर लिया था। भले ही
वे गड्ढों में छिपें, दरवाजे के पीछे सांसें रोक लें। उनका पागल दिल की धड़कन मेरे कानों में अंधेरी रात में जलती मशाल की तरह थी, बेदाग स्पष्ट। मेरा मन एक विचार के साथ चला। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की 800 वोल्ट की उच्च वोल्टेज वाली बिजली गीली सीमेंट की जमीन के साथ चुपचाप फैल गई। झज्झ, बिजली और कराहने की आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगीं। 10 सेकंड से भी कम समय में चारों ओर बिखरे हुए लोग जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। उनकी आगे बढ़ने की शक्ति खत्म हो गई। मैं धीरे धीरे उनमें से एक के पास गया। 8 किलो वजन का हथौड़ा उसके बगल में रख दिया। सीमेंट के फर्श पर तुरंत एक गड्ढा बन गया। तुम्हें किसने भेजा है? मेरी आवाज ठंडी थी। आज के लिए इतना ही। इस सीरीज का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में सीजन 2 लिखें। मैं इसे जल्द लाने की कोशिश करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।